अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इसराइल में जंगबंदी डील और यरगमालियों की वापसी के लिए नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया क्या वाकई एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? मोदी राज में एक और मुस्लिम मुखालिफ फिल्म रिलीज। और बरतानिया की होशरुबा रिपोर्ट, 45 लाख से जायद बच्चे शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बात करते हैं खबरों की तफसील की। सबसे पहले चलते हैं जी इसराइल की तरफ, खित्ता फ़लस्तीन की तरफ। और इसराइल में इस वक्त बड़ा ही गंभीर मामला है, गंभीर सूरत हाल है। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इस वक्त मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और जो मुजाहिरीन हैं उनका जो मुतालबा है वो ये है कि यरगमालियों की वापसी को फ़ौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। और इस मुतालबे के हवाले से इस वक्त शदीद मुजाहरे जारी हैं इसराइल में। दूसरी तरफ इसराइली जो फोर्सेज हैं IDF, उनकी तरफ से जो फ़लस्तीनी हैं उनके कत्लेआम का सिलसिला भी जारी है और बहुत सारे ऐसे लोगों को शहीद किया जा रहा है जो कि इमदाद के मुंतज़िर होते हैं या फिर उन जगहों पर इमदाद लेने जाते हैं जहां से उन्हें लगता है कि कहीं से कुछ रोटी का आसरा हो जाएगा। फिर तीसरी तरफ वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक ताज़ा बयान सामने आया है और उस बयान में ये कहा गया है कि गज़ा में जो भूख का बहरान है वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि हर 3 में से एक शख्स बगैर खाए पिए जिंदा रहने पर मजबूर है। ये पूरी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। गजा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका। हर 3 में से एक शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया, गजा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका है और सूरत हाल मजीद बदतर होती जा रही है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की इमदादी एजेंसी अनरवा के सरबराह का कहना है कि फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ भूख। इंसानी उसूल और इक़दार गजा में दफन हो रहे हैं। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत भी जारी है। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करके मजीद 98 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद 38 अफराद इमदाद के इंतजार में कतारों में खड़े थे। मई से अब तक महज 3 माह में तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में शहीद किए जा चुके। अगली खबर के लिए नाजरीन चलते हैं ईरान की तरफ, जहां पर वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक और बड़ा अहम बयान दिया है। और ज़ाहिर है मामला चल रहा है ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से। 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स कल बयान किए थे और कुछ पॉइंट्स आज भी उन्होंने बयान किए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो बेसिकली उन्होंने नई शराइत का ऐलान किया है, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मुज़ाकरात हैं, उसके हवाले से। और उन्होंने कहा है कि किसी भी मुमकिना मुआहदे के हवाले से ईरान का जो हक है यूरेनियम की अफजूदगी का, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। यानी यूरेनियम की अफजूदगी से ईरान नहीं रुकेगा। ये बात जो है वो फरीक़ैन को तस्लीम करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद किसी किस्म का मुआहदा होगा। दूसरी चीज़ जो कि उन्होंने कही है वो ये कहा है कि हमने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसको बिल्कुल भी रोल बैक नहीं करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है। और हमारी जो थ्योरी है वो ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं या न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो गैर इस्लामी हैं, गैर इंसानी हैं, इसीलिए हम मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर हथियारों के ख़िलाफ़ हैं और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और बात भी कही है, वो यूरोप के हवाले से है। वो ये कहते हैं कि जी अगर ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद की गई तो फिर हम ये समझेंगे कि यूरोप जो है उसका अब किसी किस्म का कोई किरदार नहीं रहा है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो सिफारती किरदार है हम समझेंगे कि उसका इख्तिताम हो गया है अब। तो उन्होंने यूरोप को जो है वो बिल्कुल रूल आउट कर दिया है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात भी की है कि जी मामला जो है वो सिर्फ जौहरी डिस्कस होंगे मुज़ाकरात अगर हुए तो, और उसके अंदर जो दिफाई मामलात हैं
उसमें किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू नहीं की जाएगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, 2015 में बेसिकली जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहली मर्तबा बरसर इक़्तिदार थे, तो उन्होंने ये जो ईरान से जो मुआहिदा है वो ख़त्म कर दिया था, और फिर उसके बाद ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पर ज़्यादा डट गया था, ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आया था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, और उन्होंने एक और बात की है, जो कि अब्बास इराक़ची साहब की मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर किसी भी तरह का अगर हमला होता है तो फिर अब जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, यानी ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा और उस पर सारी दुनिया को फिर ज़्यादा अफ़सोस होगा। तो ये एक तरह से मुकम्मल तौर पर उन्होंने धमकी भी दी। अच्छा, फिर इसी हवाले से ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने एक मरतबा तो अमरीकी अड्डों पर हमला किया है, हम दोबारा भी ये कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट जो कि ईरान की तरफ से आ रही है, और इसमें ये बात साबित हो रही है कि ईरान जो है वो अब न्यूक्लियर मामलात में पीछे हटने वाला नहीं है। और अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस की तरफ। आपको याद दिलाता चलूँ, मई के महीने में जब फ्रांस के सदर और उनकी अहलिया जो हैं वो वियतनाम गए थे, तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और उस वीडियो में नज़र आ रहा था कि जैसे ही जहाज़ का दरवाज़ा खुला तो फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनके मुंह पर जो है वो एक थप्पड़ आया, और वो उनकी बीवी की तरफ से था। बाद में फिर उन्होंने बड़ी जस्टिफिकेशंस दी कि जी हम दोनों वैसे ही मजाक कर रहे थे, एक बातचीत हो रही थी, लाइटर मोमेंट था, तो इस तरीके से उन्होंने कर दिया था। लेकिन ये चहमगोइयाँ जो हैं वो उस वक्त से चल रही थी कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, और अब एक और ऐसा वाक़या पेश आया है जिससे ये चहमगोइयाँ जो हैं उन्हें मज़ीद तक़वियत मिली है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इनके दरमियान वाक़ई जो है वो मामला ज़रा गंभीर हो चुका है। दौरा बरतानिया का जब आगाज़ हुआ तो इमैनुअल मैक्रोन का दोबारा से हाथ नहीं थामा गया। वाक़या कुछ यूँ है जी, इसकी भी वीडियो सामने आई है कि फ़्रांसीसी सदर जो हैं वो बरतानिया पहुँचे, और जब जहाज़ से वो उतरे तो पीछे जो है वो उनकी अहलिया थी, और उन्होंने हाथ बढ़ाया कि उनकी अहलिया जो है वो उनका हाथ पकड़ें, लेकिन अहलिया ने हाथ नहीं पकड़ा। और फिर उसके बाद जो है वो ये सारी ख़बरें जो हैं वो दोबारा से इनको तक़वियत मिली है, और लोग कह रहे हैं कि जी जल्द या बदेर हमें कोई ना कोई ख़बर मिलेगी कि इन दोनों के दरमियान या तो अलहदगी होने वाली है या अलहदगी हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है, दो मौक़ों पर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है कि इनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। और फाइनली जी बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद जो है वो शुरू होने वाला है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सऊदी अरब से इमरान अवान साहब हैं। जी इमरान, बताइए इसकी क्या तफसील है? जी, गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके मुताबिक जो कैदी पाकिस्तानी सऊदीया की जेल में कैद हैं, उनको जो बकाया उनकी जो कैद है वो पाकिस्तानी जेलों में पूरी की जाएगी। ये एक अच्छा इक़दाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान, जो खुश आइन है उन फैमिली के लिए जिनके यहाँ पे इन्हीं फ़र्द जो यहाँ पाकिस्तान सऊदी जेल में कैद गुजारे थे, उनके लिए अब कम से कम ये आसानी होगी कि वो अपने घर वालों के साथ मिल सकते हैं, जेल में मुलाकात कर सकते हैं। और ये इस तरह के काफ़ी सारे अच्छे जो एग्रीमेंट हैं वो सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इन्हीं साथ होते रहते हैं, और ये एक भाईचारे की एक अहम कड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रहे थे। मोदी राज में भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री भी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम मुखालिफ हो चुकी है, और अब एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है उदयपुर फाइल्स। उदयपुर फाइल एक मुस्लिम मुखालिफ फ़िल्म मानी जा रही है, और भारत के कई मुस्लिम ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फ़िल्म के ख़िलाफ़ भारतीय अदालतों में भी दरख्वास्त दायर की कि इस फ़िल्म को रिलीज़ ना होने दिया जाए, लेकिन अब ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। क्या है इस फ़िल्म में, इस पर हम बात करते हैं। खुर्रम सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब मैंने इस फिल्म का प्रोमो देखा था तो प्रोमो से तो साफ पता चल रहा था कि ये एक मुस्लिम मुखालिफ जज्बात बढ़ाने वाली फ़िल्म है। अब जबकि ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई है तो मैं चाहूँगा आप ज़रा अगर हमारे नाज़रीन को बता सकें क्या है ऐसा इस फ़िल्म में, और किस तरह से ये मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को भड़काती है? देखिए, ये इस फ़िल्म की जो कहानी का पस मंज़र है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं इसके ट्रेलर पे भी बात करता हूँ। 2022 का ये वाक़या है, असल में जो ये वाक़या हुआ था, इसमें एक दर्जी जो कि हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक़ था, कन्हैया लाल, उनका कत्ल हुआ था, और उस कत्ल का बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे क्यों हुआ था। अभी हम सिर्फ
कहानी पे फोकस कर रहे हैं फिल्म की। तो जो कन्हैया लाल हैं दर्जी, उनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई, बताया गया कि वो कैसे कत्ल हुए और वजह क्या थी। और बुनियादी तौर पे ये एक मुतनाज़े फिल्म है, और जैसा कि ट्रेलर इस बात को साबित कर रहा है, एक प्रोपेगंडा फिल्म है। देखिए, इस्लाम में भी और किसी भी मजहब में ये नहीं है कि किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाए। कोई मजहब इस बात की तबलीग नहीं करता। और इस्लाम में तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल जो है वो ठहराया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान जो है वो इसको सवाब समझ के ये काम करे? तो प्रोपेगंडा है। कुछ इंतहा पसंद कुव्वतें होती हैं जो गालिब आना चाहती हैं, और वो इस्लाम का और मुसलमानों का जो है उनका नाम इस्तेमाल करती हैं। तो ट्रेलर में मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराना ये एक सख्त नाइंसाफी थी। और ये फिल्म का ट्रेलर देखकर भी, और बाद में अब फिल्म भी रिलीज हो गई है, उससे ये पता चलता है कि ये इंतहाई प्रोपेगंडा फिल्म है। और इसमें ना सिर्फ ये कि मुसलमानों का दिल दुखाया गया है, बल्कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर जिंदगी कैसे तंग की गई है उसकी भी तस्वीर इसमें दिखाई देगी आपको। अच्छा, इस फिल्म के बनाने वाले कौन लोग हैं, और माजी में भी उनका कुछ इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? जी ये देखें, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। असल में इंडिया में हमेशा से कुछ इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मौजूद रही हैं, जो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए, इस्लाम का इमेज ख़राब किया जाए, और जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनकी ज़िंदगियों को जो है तंग किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पे बीजेपी जो जमात है इंडियन, जब से ये आई है गवर्नमेंट में, तो उनकी तरफ से बहुत सारी इंतहा पसंद पॉलिसियां मुतारिफ कराई गई हैं, और बहुत सारे वाकयात पर जो है आप देख सकते हैं कि उनका असर है। ये वाकया भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। बेजीपी जो है जमात, इनके एक रहनुमा हैं नूपुर शर्मा साहिबा। वो उस खातून ने एक इस्लाम के हवाले से एक बहुत इख्तलाफी और मुतनाज़े बयान दिया था, जिसके नतीजे में रद्द अमल आया। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने अपनी उस रहनुमा को जमात से निकाल दिया। यानी आप इस कदर वो मुतनाज़े उन्होंने बात की थी, और इस कदर गुस्ताखी वाली बात की थी कि उसका एहसास बीजेपी को भी हो गया, और उन्होंने उनको अपनी जमात से निकाल दिया। लेकिन जाहिर बात है उसका एक रद्द अमल था, वो मुसलमानों की तरफ से भी आया और हिंदुओं की तरफ से भी आया। जो मुनासिब पढ़े लिखे समझदार और सही मानों में मजहबी हिंदू हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की कि किसी भी मजहब के लिए, किसी भी मजहबी शख्सियत के लिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा बहुत इस हवाले से जो है वाकयात हुए। उसमें से एक वाकया ये हुआ कि ये कन्हैया लाल साहब जो उदयपुर में रहते थे, दर्जी थे, और बीजेपी से मुतासिर थे, इन्होंने सोशल मीडिया पर उस बयान को हवा दी और पोस्ट लगाई, और उस सिलसिले में फिर वहाँ कुछ मुकामी लोगों ने इस पर एतराज़ का इजहार किया कि ये ठीक नहीं है। और फिर ये मामला देखें, अगर कोई इंतहा पसंद होता, दहशतगर्द, या यानी अगर कोई उसका ताल्लुक किसी जमात या किसी मजहब से होता, तो वो सीधा जाके उनको मार देता। लेकिन उनका एतराज़ था कि ये आप ना करें और इसको ख़त्म करें। और ये वाकया फिर अदालत तक पहुंचा, पुलिस तक पहुंचा, और मामलात रफा दफा हुए। लेकिन उसके बाद फिर अचानक उनका कत्ल हो गया, और ये बावर कराया गया कि इसके पीछे मुसलमान कम्युनिटी का हाथ है। तो बहुत शदीद इस पर फिर रद्द अमल के, एक तो आप ज्यादती करें, यानी किसी मजहब का जो है वो आप मजाक उड़ाएं, उसकी बेअदबी करें, और उसके मानने वालों के जज्बात मजरूह करें। और सिर्फ यही नहीं, फिर आप उन पर इल्ज़ाम भी धर दें उससे जुड़े हुए किसी और वाक़ये का। तो ये सारा इसका पस मंज़र है। अच्छा, भारत के कई मुसलमान ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फिल्म के खिलाफ अदालत से रुजू किया था, तो उनका क्या मौक़िफ़ था, और फिर अदालत ने किस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की इजाज़त दे दी? बिल्कुल, इस पर पाबंदी का मौक़िफ़ अपनाया गया है, और मुसलमानों की तरफ से जो है रिक्वेस्ट की गई कि ये जो है इस फिल्म को करने दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में जो उदयपुर फाइल्स ये जो फिल्म है, इसकी नुमाइश के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद के जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उनकी तरफ से और उनके वकला की तरफ से ये मौक़िफ़ रखा गया कि ये एक ऐसी है
जिसमें कई काबिल एतराज जुमले और मुकालमे और मनाजिर हैं, और वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले हैं। और इसलिए, और ट्रेलर से साबित होता है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें, गैर जरूरी चीजें जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उन्होंने कहा कि ये इस फिल्म में मौजूद हैं, और इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, वरना फिर एक जज्बात का जो सिलसिला है मुसलमानों का, वो मजरू होगा। जैसा हमने बात की कि एक तो आप मुसलमानों के जज्बात मजरू कर रहे हैं एक गलीज बात करके सियासी प्लेटफॉर्म से, उसके बाद आप अदालती प्लेटफॉर्म पर भी तंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अवामी सतह पर भी आप वो फिल्म रिलीज करके जो है अपने उस हठधर्मी को कायम रखे हुए हैं, जो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। इसमें काबिले तारीफ है हिंदुस्तानी कोर्ट का रवैया, दिल्ली कोर्ट का, कि उन्होंने इस पर खैर मकदम किया, मुसलमान कम्युनिटी की बात सुनी, उस फिल्म को प्रोसेस कराया गया, स्क्रूटनी की गई, और उसमें चीज़ों को चेक किया गया, फैक्ट्स चेक किए गए। ट्रेलर में से एक सीन भी उन्होंने निकलवाया, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रोसीजर किया गया अदालती कार्रवाई की बुनियाद पर। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म में इतना जहर है कि वो आप जितना मर्जी उसको कट डाउन कर लें, फिल्म अगर रिलीज होती है, जो कि हो गई, अदालत ने उसको बहरहाल जिस हद तक मुमकिन था न्यूट्रल करने की कोशिश की। खुर्रम साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि भारत में ये जो हेट्रेड के हवाले से, जो हेट स्पीच है और हेटफुल रिमार्क्स वाला जो कंटेंट है, उसके हवाले से कवानीन क्या हैं? देखिए, अभी इसी बात से आप अंदाजा लगाइए जो बात में कर रहा था कि अदालतें भी वहां बेबस और मजबूर हैं। पढ़ा लिखा तबका कोशिश करता है कि चीजें मतवाजन रहें। भारत जो कि खुद को एक सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी पॉलिसियों में सेकुलर पन कहाँ है। सेकुलर का मतलब, सेकुलर रियासत का मतलब ये होता है ना कि मजहबी मामलात अलग रखे जाएं और रियासती मामलात अलग रखे जाएं। लेकिन यहाँ रियासत में मजहब और मजहबी इंतहा पसंदी, हिंदुत्व का फलसफा, वो तमाम चीजें पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अदालतें कोई बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। बस जितना उनका किरदार है वो अदा करती हैं। जैसे कि इस फिल्म के तनाजुर में हम देखते हैं कि अदालत ने बल्कि उन पर एतराज किया गया कि आप ये इतनी सारी रुकावटें क्यों लगा रहे हैं, और इतने सारे फिल्म के अंदर से कट्स, सीन जो हैं उनके कट क्यों करवा रहे हैं, ना करवाएं। लेकिन जज और कोर्ट जो है वो डटा रहा, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से दरखास्त आई है उसका पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। लेकिन ये बहुत महदूद सतह पर है। वो मजमूई तौर पर सूरत हाल मखदूश है, क्योंकि रियासत इंतहा पसंद है और इंतहा पसंद पॉलिसियों पर अमल पैरा है, और सेकुलर भारत का चेहरा इस पूरी रियासती पॉलिसियों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे वो कोई और वाक़या हो। अच्छा, अब ये तो हमारे सामने है काफ़ी अरसे से बात कि मोदी हुकूमत जो है वो भारत में इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रही है। लेकिन क्या भारत के जो ज़ी शऊर तबके हैं, उनकी तरफ से इस फ़िल्म की मुखालिफत में कोई बात सामने आई है, कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल। भारत में जी शऊर तबका आवाज उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक तो वो तादाद में कम है, दूसरा उनकी आवाज को ऊपर आने नहीं दिया जाता, दबा दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी आवाज शामिल नहीं की जाती। उसके अलावा मकामी तौर पे जाहिर बात है उनको तंग किया जाता है और उनकी बात को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन उस फिर भी मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा सेकुलर जहन का तबका मजम्मत करता है, और हम भी मजम्मत करते हैं। यानी हम भी इस बात की मजम्मत करते हैं कि भले कोई हिंदू ही है, अगर उसका किसी मुसलमान ने भी कत्ल किया है तो उसको उसकी सजा जो बनती है वो दी जाए, क्योंकि मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम थोड़ी इजाजत देता है कि किसी को आप ऐसे कत्ल कर दें। लेकिन उसका तरीका होता है, अदालती कार्रवाई होती है, एक लीगल प्रोसीजर होता है। तो जी शऊर और बाशऊर तबका जो है वो जितनी कोशिश कर सकता है, मुझे लगता है वो हिंदुस्तान में भी कर रहा है, मगर वो कोशिशें नाकाफी हैं और थोड़ी हैं। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी फ़िल्म तो फ़िल्म होती है, उससे क्या होता है, लोग देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन फ़िल्म का एक इम्पैक्ट भी होता है। तो इस तरह की फ़िल्मों से भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो किस तरह मुतासिर हो रही है? देखिए, मुसलमान तो इस वक्त मैं समझता हूँ भारत में बहुत ज़्यादा गैर महफूज हैं, और उसका अंदाज़ा आए दिन मुख्तलिफ वाक़यात से होता है। और ताज़ा तरीन वाक़या हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस फिल्म के हवाले से
इससे पहले एक फिल्म कश्मीर फाइल्स के नाम से आई थी कुछ अरसा पहले, उसमें कश्मीरियों को जालिम और जाबिर दिखाया गया। अभी ये उदयपुर फाइल्स के नाम से इन्होंने ये फिल्म बनाई है। इनको फाइल्स नाम शायद पसंद आ गया है, हर मुतनाज़ा मामले के साथ फाइल्स लगा के और ये फिल्म बना देते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मुख्तलिफ जो मामलात हुए, झड़पें हुई या जंगें हुई माजी में, उस पर भी इतनी गैर हकीकी फिल्में ये बनाते हैं और चीज़ों को इस कदर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि हंसी आती है। इनका प्रोपेगेंडा सिनेमा इस कदर बचकाना है कि उसको देखकर गुस्सा नहीं, उसको देखकर हंसी आती है कि इनको सही से प्रोपेगेंडा सिनेमा बनाना भी नहीं आता। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें बस हर हाल में इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और कोई कुछ मानी नहीं रखता ये प्रोपेगेंडा सिनेमा। लेकिन मुसलमान जरूर गैर महफूज हैं, और वो उसकी वजह रियासत की इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं। और सिर्फ गैर महफूज नहीं है, एक तरफ तो वो कमज़ोर हैं, दूसरी तरफ दहशत गर्दी के जैसे घिनौने इल्ज़ामात भी उन पर लगा दिए जाते हैं और कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जबकि इनको शर्म आनी चाहिए, इनके मुल्क का जो एटमी साइंसदान है जिसने इनको एटम बम बना के दिया, वो एक मुसलमान था। ठीक है जी। और इस मुल्क की बुनियादों में मुसलमानों का खून भी शामिल है। बल्कि भले आप पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग हो गया, लेकिन जो मुसलमान वहां रहे उन्होंने अपना तामीरी और कलीदी किरदार जो है वो अदा किया। लेकिन ये लोग हिंदुत्व सोच उनकी इस तामीरी और मस्बत तरक्की को, पहलू को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे ये बीजेपी की और मोदी की जो जब से ये शुरू हुई है गवर्नमेंट, तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ऐसे मनफी इक़दाम किए हैं मुसलमान और गैर महफूज। तो ये काबिल मजम्मत। और इस फिल्म के हवाले से आखिरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आवाम में अब कैसा इस फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है? अवाम का क्या रिस्पांस है? यूट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर जहाँ रिलीज हुआ है वहाँ जाके अवाम के आप कमेंट्स पढ़िए, जो पाकिस्तान की तरफ से भी हैं और इंडिया की तरफ से भी हैं। तो मिला जुला रद्द अमल है। जहाँ इंतहा पसंद अवाम के अंदर भी इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग होंगे वो इस फिल्म को पसंद करेंगे, और जो मतवाजन लोग होंगे, बाशऊर होंगे, वो जाहिर बात है भले वो हिंदू भी हों, भारतीय भी हों, वो इसकी मुखालफत करेंगे। ओके, अच्छा, जाते जाते एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ज़ाहिर है फ़िल्मी दुनिया के सहाफ़ी हैं, फ़िल्म एनालिस्ट हैं, फ़िल्म क्रिटिक हैं, तो आप इन तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। अभी एक सैफ अली ख़ान साहब वाला मामला भी सामने आया है भारत में, जहाँ पर उनकी कोई 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, भोपाल की प्रॉपर्टी, उसको अदालत ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, और अब वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। ये क्या मामला है? भोपाल के जो नवाब थे मीदुल्ला खान, उनकी 3 बेटियां थी। ठीक है जी। उन 3 बेटियों के दरमियान जाहिर बात है ये सारा मामला था विरासत का, जिसमें आबिदा, साजिदा और राबिया थी। तो आबिदा जो हैं वो जब पाकिस्तान बना तो हिजरत करके आ गई। उसके बाद साजिदा जो थी, जो कि सैफ अली खान की दादी थी, उनके नाम जायदाद हुई, यानी वो वारिस बनी और जायदाद के हिस्से तकसीम हुए और उनको वारिस बनाया गया। और राबिया थी तीसरी। और फिर आगे जब ये मामला चला तो 1962 में इंडियन कानून के तहत जो है, जब जो सैफ अली खान की दादी थी उनकी जब शादी हुई जिस साहब से, वो जिस खानदान में हुई उस खानदान के मरासिम जवाहरलाल नेहरू के खानदान से बहुत दोस्ताना थे। तो 1962 में उनको ये राइट दे दिया गया कि ये जायदाद आपके नाम हो जाएगी। अच्छा, जो इंडियन कानून है उसके मुताबिक जो विरासत में वारिस है किसी जायदाद में, अगर वो हिजरत करके चला गया पाकिस्तान, तो उस जायदाद को वो एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं, दुश्मन की जायदाद, और वो सरकारी तौर पर जब्त कर ली जाती है। लेकिन चूंकि दोनों खानदानों के ताल्लुकात दोस्ताना थे, तो लिहाजा वो जवाहरलाल नेहरू ने उनको रिलीफ दिया और वो जायदाद मुंतकिल दूसरी बहन के नाम, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने काफ़ी सारे जायदाद की जो वरासती जायदादें थी उनके कानून ख़त्म किए। तो उसमें ये कानून भी ख़त्म हो गया कि जिसके नाम पर जायदाद है उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यानी प्रॉफिट या कुछ साथ में मुनाफा वगैरह मंथली बुनियादों पर या सालाना बुनियादों पर। तो अब जब सैफ अली खान के ख़ानदान के बाकी रुकन महरूम हुए उससे, तो
उन्होंने ये अदालत में वो केस लेकर गए और इस्लामी शरीयत के हिसाब से भी उन्होंने क्लेम किया कि इसमें हमारा हिस्सा है, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन सन 2000 में खान की खानदान के हक में फैसला आया और वो जायदाद सारी उनको, जो कि 150 करोड़ की जायदाद है, उनको मिल गई। अब 25 साल और एकदम से इसलिए भारतीय सरकार जागी कि सैफ अली खान से उनको जो भी मामलात या मसाइल होंगे उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, मगर पहले उन पे कातिलाना हमला हुआ, फिर उससे बात नहीं बनी। चूंकि एक मुस्लिम दुश्मनी का एलिमेंट तो इसमें नजर आ रहा है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फिर उन्होंने इस पुराने जो है वो मुद्दे को उखाड़ा अदालती और दोबारा से इसका केस दायर किया और सैफ अली खान साहब को कहा कि जी ये तो विरासती जायदाद अब नहीं रही, आपके खानदान के जो बड़े थे, जो वारिस थे, वो तो पाकिस्तान चले गए और ये एनिमी प्रॉपर्टी है और लिहाजा उसको जब्त कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है और रियासत जो है भारत, उसका खुद का जो तजाद है वो इसमें नजर आता है कि किस तरह खुद अपनी पॉलिसियों में ये एक दूसरे की चीज़ों में एक कॉन्फ्लिक्ट का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिल्म एनालिस्ट, और बात हो रही थी कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो नफरत का प्रचार कर रही है मोदी के राज में। अब रुख करते हैं बरतानिया का। बरतानिया का एक नाम जिससे हम सब वाकिफ़ हैं वो है चार्ल्स डिकेंस का नाम। बहुत बड़ा लिखारी, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी लिटरेरी तख्लीकात हैं चार्ल्स डिकेंस की जो कि मार्कतुल आरा तस्वुर की जाती हैं। अब चार्ल्स डिकेंस के हवाले से हम ये बात जानते हैं कि एक तो वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार रहा और जो उसका एरा था उसमें बरतानिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। अब एक रिपोर्ट बरतानिया में शाया हुई है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस वक्त आज के बरतानिया में 45 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि शदीद गुर्बत का शिकार हैं, और उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की गई है उस रिपोर्ट में वो है डिकेंसियन लेवल ऑफ पावर्टी, यानी शदीद गुर्बत में ये बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये बच्चे कौन हैं और ये इतनी ज़्यादा गुर्बत बरतानिया में क्यों है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ इरफानुल हक साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लंदन, उनसे इस हवाले से ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप हमें हमारे नाजरीन को ज़रा बता सकें कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जी 45 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि बरतानिया में शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, हमारा तसव्वुर तो ये था कि ये सारे मसाइल जो हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मसाइल हैं, ये बरतानिया में भी मसाइल हैं यही वाले? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही ये रिपोर्ट देखी है। इसमें वाकई ये इंकशाफ किया गया है कि बरतानिया में 4.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये वाकई मसला थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नहीं रहा, बल्कि तरक्की यूके जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसकी जद में है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो बयान की जा रही हैं यहाँ पे कि ये क्यों। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमिग्रेंट्स, जो दुनिया भर के इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनकी जो डेस्टिनेशन है, फेवरेट डेस्टिनेशन वो यूके है, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा, उसके साथ साथ कोविड के बाद आने वाले माशी जो मसाइल थे, माशी एक पूरा वो दौर गुजरा प्रॉब्लम का, वो भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं स्पेशली वो इस जद में आए और लोग जो हैं वो यहाँ पे इस नहज तक पहुँच गए कि उनको रहने के लिए और अपनी रोज़मर्रा मामलात को पूरा करने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये किन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं और ये नंबर, ये 45 लाख का फिगर, ये इतना बड़ा नंबर कैसे हो गया? देखिए, इसमें जो घरों की अगर हम तयन करें तो घरों का हम इस तरह तयन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे अक्सरियत जो है वो, क्योंकि बड़े ख़ानदान रखना जो है वो हमारे जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से, स्पेशली मिडल ईस्ट से या साउथ एशिया से, उनके ख़ानदान का जो हजम है वो बड़ा होता है। तो यही तस्वर किया जा रहा है कि शायद ये जो ख़ानदान है या जो जिन मुश्किलात का जिनको सामना करना पड़ रहा है वो इमिग्रेंट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से। यहाँ पे हमने देखा जब ब्रेक्जिट हुआ तो बड़ी तादाद में जो एशियन लोग थे वो यूरोप से यहाँ पे माइग्रेट होके लंदन में सेटल हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ,
इसी तरह दीगर भी जो इमिग्रेंट्स हैं मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे मूव हुए। तो मेरे ख्याल में ये इमिग्रेंट्स के जो ख़ानदान है वो इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, बरतानिया की जो हुकूमत है वो 2 बच्चों के हवाले से जो कुछ इमदाद भी करती है, कुछ अमाउंट जो है वो घरों को दिया जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब यहाँ पे टोरी की हुकूमत थी तो उन्होंने हद मुकर्रर कर दी कि जो चाइल्ड बेनिफिट हुकूमत, क्योंकि ये एक फ्लाई रियासत है, यहाँ पे हुकूमत कफ़ालत करती है बच्चों की, तो उन्होंने एक हद मुकर्रर कर दी कि 2 बच्चों से ज़ायद अगर आपके बच्चे होंगे तो उसकी कफ़ालत जो है वो हुकूमत जो है वो अपने ज़िम्मे नहीं लेगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे इस क्राइसिस की, क्योंकि मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आते हैं स्पेशली साउथ एशियन से या मिडल ईस्ट से, उनकी ख़ानदान का हुजम जो है वो निस्बतन बड़ा होता है, उनको ज़्यादा बच्चे जो है वो पसंद होते हैं। तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ा, बड़ा इम्पेक्ट पड़ा इस सारी सूरत हाल पे। और मेरे ख्याल में ये जो नंबर्स बड़े हैं उसमें ये हुकूमती जो कट है इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। और ये जो 2 बच्चों के हवाले से जो बरतानिया की हुकूमत इमदाद देती है, उसकी तफ़सील भी कुछ बता सकें अगर आप हमें, और उस पर चेक कैसे रखा जाता है? जी, यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है यूनिवर्सल क्रेडिट का, जो एक पूरे निज़ाम को जहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसको मैनेज करता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है यहाँ पे, HMRC उसको डायरेक्ट जो है वो मॉनिटर करती है, और जो भी लोग जिनको बेनिफिट्स की ज़रूरत होती है वो उसके थ्रू जो है वो कोई भी बेनिफिट है, चाहे वो चाइल्ड क्रेडिट है, चाहे वो यूनिवर्सल क्रेडिट है, वो उसी महकमे के थ्रू जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तफसीर के 2 बच्चों को जो हुकूमत है वो एक बच्चे को तकरीबन 26 पाउंड जो है वो पर वीक, यानी कि 104 पाउंड महीने का वो देती है, जिसमें वो बच्चों के जितनी भी निगरानी होती है उसमें वो कवर करते हैं। तो ये सेटअप, अगर 2 बच्चे हैं तो एक फैमिली को तकरीबन 210 पाउंड जो है या 8 पाउंड जो है वो दिए जाते हैं। अच्छा, क्या बरतानिया की हुकूमत जो है, ये जो 2 बच्चों के हवाले से जो इमदाद दी जाती है, उसके कानून में कुछ नज़रसानी के हवाले से भी सोच रही है? देखिए, ये गुज़श्ता जो हुकूमत थी यहाँ पे टोरी, उसकी तरफ से ये पाबंदी लगाई गई, लेकिन लेबर उस वक़्त भी, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये लेबर हुकूमत लेके आई थी, तो लेबर ने उस वक़्त भी इसकी मुखालफत की थी। तोक़ो की जा रही थी, यहाँ पे अवाम ने इस तोक़ो की थी कि जब लेबर की हुकूमत दोबारा आएगी तो शायद ये सिस्टम जो है वो पहले वाला सिस्टम बहाल कर दिया जाए कि हर बच्चे को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब लेबर पार्टी ने हुकूमत संभाली, सर केर स्टारमर ने और इनकी कैबिनेट ने, तो उनके पहले शुरू में ही उन्होंने अवाम को बता दिया कि शायद उस तरह के बेनिफिट्स जो हैं लेबर हुकूमत इस दफ़ा ना दे सके, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। मुल्क जो है मसाइल में गिरा हुआ है, माशी जो है प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, जो शरह सूद जो है वो बहुत ऊपर गई हुई थी। यहाँ पे लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के खर्चात जो है पूरा करना मुश्किल हो रहे थे। तो लेबर फ़िलहाल जो है इसके ऊपर था उनके एजेंडे में ज़रूर, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद लेबर ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की और अभी तक इसके ऊपर कोई भी उनके ज़ेरे गौर नहीं है। और अब जो हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि गरीब बच्चों के लिए 1 बिलियन पाउंड का पैकेज हुकूमत लेकर आ रही है, उसकी तफसील क्या है? ये रकम कहाँ खर्च होगी? जी हाँ, अलबत्ता जैसे मैं बता रहा था कि लेबर हुकूमत इस बिल के ऊपर तो गौर नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत ने एक 1 बिलियन पाउंड का एक पैकेज मुतारफ़ करवाया यहाँ पे, जिसकी इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी फैमिलीज़, जो भी ख़ानदान या जो बच्चे हैं, अगर उनके वालिदैन जो है वो सफ़र कर रहे हैं, माशी मुश्किलात का उनको सामना है, या वो अपने एनर्जी बिल जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे, या बच्चों की कफ़ालत के हवाले से उनको मसाइल हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है वो असेस करती है उनकी सारी आमदन को और उनके अखराजात को, और फिर उस हिसाब से वो जो पैकेज है वो उन ख़ानदान को और फैमिलीज़ को बराह रास्त जो है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और आखिर में सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पूरे गुर्बत वाले सिनेरियो में हालात से समझौता कर लिया है, तो ये इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? ये क्या करते हैं बच्चे, और इनके वालिदैन करते क्या हैं?
जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और अनफॉर्चुनेट बात भी है कि यहाँ पे फिर बच्चे क्योंकि उनको इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होता, तो जब वो स्कूल्स में या बाहर दूसरे अपने जैसे लोगों को देखते हैं तो उनकी शायद एहसास कमतरी का शिकार हो के बच्चे जो हैं वो हमने अक्सर देखा यहाँ पे ये मेंटल स्ट्रेस की भी शरह जो है यहाँ पे इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी है, और इस सारी सूरत हाल में उनके वालिदैन भी इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अखराजात कोविड के बाद जो है अखराजात का इतना बर्डन लोगों पर पड़ा। अगर किसी की मॉर्गेज थी तो मॉर्गेज 1000 की जगह 2000 हो गई, अगर कोई किराए पे रह रहा था तो किराया डबल हो गया। तो उसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो भी ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना कर रही हैं और बच्चे भी जो है उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बरतानिया से ज्वाइन कर रहे थे हमें, लंदन के ब्यूरो चीफ, और बात हो रही थी कि बरतानिया में 45 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।